Hello my dear students. So let's continue with our next topic, which is impulse. See, it is a very interesting point. Pay attention. Sometime what happens कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स बहुत पावरफुल लगता है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ वॉल. ये क्या है? वॉल. एंड अ बॉल with a very high velocity and I'm throwing exactly perpendicular to the wall. Obviously the ball will collide to the wall and it will rebound. Now during the time of collision we can see ये जो collision, ये जो टकराता है ना, बॉल ऐसा है और ये ऐसे टकराया, तो ये जो डेल्टा टी है time interval for collision is obviously very small. यहां पे जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स? बॉल ने वॉल पे एक फोर्स लगाया. अब मेरा टारगेट है कि मुझे ये फोर्स फाइंड करना है, पर कैसे फाइंड करूंगा? क्योंकि फोर्स जो टाइम के लिए लग रहा है, टाइम इंटरवल फॉर कोलिजन इज ऑब्वियसली वेरी स्मॉल. कोलिजन मतलब फोर्स. ये बॉल जब वॉल पे ऐसे फोर्स लगाती है ना, ये फोर्स मुझे फाइंड करना है. कितने फोर्स से टकराया था बॉल, पर कैसे फाइंड करूं? बहुत कम टाइम तक ही टकराता है, तो इतने छोटे से टाइम में मैं फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकता. रेडी? सो ना ही हम ये फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं और ये डेल्टा टी भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट हम एफ और डेल्टा टी का मल्टीप्लीकेशन जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी को बोलते हैं इंपल्स. तो एग्जैक्टली इंपल्स क्या है? फोर्स इनटू ड्यूरेशन ऑफ फोर्स. ये फोर्स इतना ज्यादा है, बॉल जब यहां पे वॉल से टकराया था ना, तो इतना ज्यादा फोर्स था कि वो फोर्स से पूरा का पूरा बॉल रिबाउंड भी हो गया. इतना ज्यादा फोर्स है, बट हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे. ना ही हम फोर्स कैलकुलेट कर पाते हैं, ना ही हम इसका जो टाइम है ये कैलकुलेट कर पाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही छोटा होता है. बट हम एफ और डेल्टा टी को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इंपल्स एग्जैक्टली क्या है? इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू वो फोर्स जो ड्यूरेशन तक लगता है, वो टाइम. ये फोर्स और टाइम का मल्टीप्लिकेशन मतलब इंपल्स हो गया. अब इसको और कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो उसके लिए हम यूज करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर्मूला. क्या था ये? F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. ये हमने देखा था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में. इसमें से डेल्टा टी को यहां पे ले जाओ तो F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी हो गया. मतलब इंपल्स क्या था? इंपल्स फोर्स इंटू ड्यूरेशन ऑफ फोर्स, कितने टाइम तक लगता है. तो F इंटू डेल्टा टी को हमने इंपल्स बोला था, और F इंटू डेल्टा पी हमें डेल्टा पी भी मिला, मतलब यही हो गया हमारा इंपल्स. अगर आपको न्यूमेरिकल में ऐसा बोला है कि इंपल्स फाइंड करो, और क्वेश्चन में जो डेटा है वो डेटा में आपको F और डेल्टा टी दिया है, तो यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन दिस टू विच विल गिव यू इंपल्स क्वांटिटी. और F और डेल्टा टी नहीं दिया और ऐसा बोला है कि इंपल्स फाइंड करो, तो आप डेल्टा P भी फाइंड कर सकते हो. डेल्टा P क्या होता है? डेल्टा P को हम बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम. डेल्टा P क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम.
और डेल्टा पी का फॉर्मूला होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। रेडी? सो ये आईएमपी इक्वेशन है, ये भी आईएमपी, पर ये हमने प्रीवियसली देख लिया था, तो ये थियोरिकली इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये इम्पल्स। रेडी? चलो, छोटा सा ही टॉपिक है, बस इतना ही था, कुछ इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। अब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, एग्जाम्पल नंबर 5.4। A batsman hits back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपके पास एक बॉल है, वो ऐसे जा रहा था, इनिशियल स्पीड कितनी थी? 12 मीटर पर सेकेंड। आगे जाने के बाद बैट्समैन ने क्या किया, वो बॉल को हिट किया इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन से ही उसको वापस बॉलर के पास भेजा है। सो यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, और बैट से जब हिट हो गया उसके बाद जो वेलोसिटी हुई वो है फाइनल वेलोसिटी। अब एक वेलोसिटी राइट में है, एक वेलोसिटी लेफ्ट में है, तो एक डायरेक्शन को हमें बोलना पड़ेगा पॉजिटिव और एक डायरेक्शन को हमें बोलना पड़ेगा नेगेटिव। तो राइट वाली जो डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, तो ये वेलोसिटी हमारी हो जाएगी पॉजिटिव और ये वेलोसिटी हमारी हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है? चलो आगे क्या है क्वेश्चन में, इफ द मास ऑफ बॉल m 0.15 किलोग्राम डिटरमाइन द इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। बॉल पे कितना इंपल्स हुआ, इंपल्स इम्पार्टेड टू बॉल, ये हमें फाइंड करना है। अब इंपल्स की फॉर्मूला तो हमें पता है कि भाई इंपल्स क्या था, या तो F इंटू डेल्टा टी करो या फिर डेल्टा पी करो, दोनों में से कोई भी एक फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा पी क्या होता है, एम वी माइनस एम यू। तो हमें यहाँ पे m दिया है, v दिया है, u दिया है, मतलब इंपल्स अगर फाइंड करना है तो हम डेल्टा पी यूज कर सकते हैं। इंपल्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, और डेल्टा पी का फॉर्मूला था एम वी माइनस एम यू, जिसमें से m कॉमन निकाल दे तो क्या होगा, v माइनस यू। देयरफॉर इंपल्स इज इक्वल टू m, मास है 0.15 किलोग्राम, फाइनल वेलोसिटी है -12 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है +12। रेडी? सो इंपल्स इज इक्वल टू 0.15 -12 -12। सो 0.15 इंटू -24। रेडी? सो 0.15 मतलब 15/100 इंटू -24, तो 5 से कट होगा, ये हो गया, ठीक है, ये होगा 12, ये हो गया 10, तो -12 इंटू 3 -36/10। सो दिस विल गिव यू इम्पल्स -3.6, और इम्पल्स का यूनिट क्या होगा, मोमेंटम का ही यूनिट इम्पल्स का होगा, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे हमें इम्पल्स जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मिला। इम्पल्स एक्चुअली क्या था, डेल्टा पी, मतलब चेंज इन मोमेंटम था। तो हमारे बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ, कितना हुआ, 3.6 जितना चेंज हुआ। कौन सी डायरेक्शन में हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन में। ये हमारी नेगेटिव डायरेक्शन थी, मतलब ये डायरेक्शन में चेंज हुआ। ठीक है? बुक में जो आंसर है वो +3.6 लिखा है, बट उसके नीचे सेंटेंस लिखा है इन द डायरेक्शन फ्रॉम बैट्समैन टू बॉलर। ये बैट्समैन है और ये बॉलर है, तो बैट्समैन टू बॉलर मतलब ये डायरेक्शन हो गया। हमने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, पर हमने डायरेक्शन लिख दी है माइनस, और ऊपर मेंशन किया है कि ये वाली डायरेक्शन माइनस है। ठीक है, बस तो कंप्लीट ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 5.4।
है ना, इट्स वेरी इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, पे अटेंशन। क्या लिखा है बुक में? द सेकेंड लॉ रिलेट्स द एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी टू इट्स एक्सेलरेशन। भाई सेकेंड लॉ में हमने देखा था F इज इक्वल टू एम ए, मतलब फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा, ठीक है। बट हमने ये नहीं सोचा था, क्या लिखा है बुक में, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। भाई ये फोर्स कहां से आया, व्हाट एजेंसी प्रोवाइड्स द एक्सटर्नल फोर्स। The simple answer in Newtonian mechanics is that the external force on a body always arises due to some other body. मान लो कि यहां पे एक बॉडी है A और यहां पे एक बॉडी है B। बुक में क्या लिखा है कि अगर इस पे फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स लगाने वाली कोई और बॉडी होगी ही होगी। वैसे अगर देखने जाऊं तो थर्ड लॉ आपने बिलो स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा कि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, बट हमें थोड़ा हायर लेवल के कंसेप्ट से देखना है। जैसे कि मान लो कि ये दो बॉल ऐसे आ रहे थे और उनके बीच में कोलिजन हो गया, ठीक है, ये हो गया कोलिजन प्रोसेस। अब ये कोलिजन में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द कोलिजन both objects during the collision both the objects will act force on each other। मतलब A ऑब्जेक्ट B पे फोर्स लगाएगा तो B भी A पे उतना ही फोर्स लगाएगा। बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल एक्ट फोर्स ऑन ईच अदर। कितना, दोनों एक दूसरे पे क्या इक्वल फोर्स लगाएंगे, तो आंसर इज यस। ड्यूरिंग द कोलिजन बोथ ऑब्जेक्ट्स विल एक्ट सेम फोर्स ऑन ईच अदर। अब ये फोर्स को हम मेंशन करते हैं, फोर्स ये देखो FAB, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट A। FA जो पहले लिखते हैं ना उस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट A ड्यू टू B। एंड FBA फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट B ड्यू टू A, है ना। नोटेशन याद रखना है, जिस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन B, जिस पे फोर्स लग रहा है उसको आगे लिखना है और जो फोर्स लगा रहा है उसको पीछे लिखना है। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि दोनों टकरा रहे तो क्या होगा, A है वो B पे फोर्स लगाएगा। अब A B पे फोर्स लगाएगा तो कौन सी डायरेक्शन में लगाएगा, ऐसे। तो ये हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन B ड्यू टू A। B A पे फोर्स लगाएगा ये डायरेक्शन में, फोर्स एक्टिंग ऑन A ड्यू टू B। So from diagram we can say both the force are equal in value and opposite in direction. Always both the forces are equal in value and opposite in
डायरेक्शन। मतलब एफ ए बी जो है और एफ बी ए दोनों सेम वैल्यू के और डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे, तो ऐसा फॉर्मूला बनेगा। ये हो गया आपका टेक्स्ट बुक में 5.8 नंबर का फॉर्मूला। ठीक है, तो ऑलवेज देर आर टू फोर्स। जब किसी दो ऑब्जेक्ट का कोलिजन होता है ना, तो ऑलवेज दो फोर्सेस होते हैं। उसमें से एक फोर्स को बोलते हैं एक्शन। फर्स्ट फोर्स इज नोन एज एक्शन फोर्स, या फिर सिंपली एक्शन भी बोल सकते हैं। एंड द सेकेंड फोर्स इज नोन एज रिएक्शन फोर्स। दैट मीन्स अगर ये एक्शन है तो ये उसका रिएक्शन है। सो नाउ द मेन क्वेश्चन इज दैट कि क्या एक्शन और रिएक्शन साथ में ही जनरेट होते कि टाइम लगता है? ऐसा होता है क्या कि पहले एक्शन हुआ और थोड़ी देर के बाद रिएक्शन होगा? सो आंसर इज दैट नो, ऑलवेज एक्शन एंड रिएक्शन took place on same time। मान लो कि आपने किसी दीवार पे पंच मार दिया, तो पहला होगा एक्शन। एक्शन में क्या था? फोर्स एक्टिंग ऑन वॉल बाय योर पंच। पहले आपने फोर्स लगाया ना, तो आपने दीवार पे जो फोर्स लगाया वो एक्शन है। तो मानो लो कि आपने पंच लगाया, तो ऐसा होता है कि पंच लगा दिया, फिर घर चले गए, नाश्ता वाश्ता किया, खाना पिया किया, सब कुछ किया, और फिर अचानक से पेन हुआ? नो, आपको तभी पेन होगा। वो पेन क्या है? रिएक्शन। वो फोर्स जो वॉल ने आप पे लगाया है। तो एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज सेम टाइम पे ही जनरेट होते हैं। ठीक है, फिर एक और चीज, क्या एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम ऑब्जेक्ट पे होते हैं? इज एक्शन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन सेम ऑब्जेक्ट? क्या एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम ऑब्जेक्ट पे हुआ? सो आंसर इज नो, एक्शन एंड रिएक्शन always takes on different objects। जैसे कि आपने दीवार पे पंच मारा, वही एग्जांपल, तो एक्शन किस पे लगा? पहला फोर्स किस पे लगा? वॉल पे। तो रिएक्शन किस पे लगा? इन योर हैंड। ये एक्शन इस पे लगा और रिएक्शन इस पे लगा। सो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सेम ऑब्जेक्ट पे कभी भी प्लेस नहीं होंगे। सो यहां पे इतना तो पता चल गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल फोर्स। कभी भी सिंगल फोर्स जैसी कोई चीज नहीं होती। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइक सिंगल फोर्स। फोर्सेस आर ऑलवेज इन पेयर। अगर किसी पे एक फोर्स लगा रहे हो तो सामने से वो दूसरा फोर्स देगा ही देगा। सो फोर्सेस आर ऑलवेज इन पेयर। रेडी? चलो, तो यहां तक हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखा। सो इतने सारे कंक्लूजन से हम स्टेटमेंट क्या देंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का? स्टेटमेंट है टू एवरी एक्शन
देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, लेकिन एक्शन और रिएक्शन का हमने ये कंसेप्ट तो देख लिया, उसके बाद कुछ पॉइंट्स आते हैं। नो डाउट पॉइंट्स मैंने सारे इसमें डिस्कस कर लिए, बट टेक्स्ट में दिए तो मैं इसको फटाफट रीड कर लेता हूं। चलो, क्या लिखा है पहला पॉइंट, द टर्म्स एक्शन, यहां पे लिखा है देखो पेज नंबर 97 पे ये रहा पॉइंट नंबर 1। द टर्म्स एक्शन एंड रिएक्शन इन द थर्ड लॉ मीन्स नथिंग बट दे आर द फोर्स। एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स, है ना, यहाँ पे लिखा एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स। यूजिंग डिफरेंट टर्म्स फॉर द सेम फिजिकल कंसेप्ट्स कैन समटाइम बी कंफ्यूजिंग। अ सिंपल एंड क्लियर वे ऑफ स्टेटिंग द थर्ड लॉ इज दैट फोर्सेस ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स। जो मैंने बताया कि फोर्सेस जो है वो ऑलवेज पेयर में होते हैं। फोर्स ऑन अ बॉडी ए बाय बॉडी बी इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स ऑन द बॉडी बी टू ए। बी ए पे जो लगाएगा फोर्स और ए बी पे फोर्स लगाएगा, दोनों की डायरेक्शन ऑलवेज ऑपोजिट ही होंगी। ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट जो कि हमने लॉ में एक्सप्लेन कर ही दिया है। सेकंड, द टर्म्स एक्शन एंड रिएक्शन इन द थर्ड लॉ में गिव अ रॉन्ग इंप्रेशन दैट एक्शन कम्स बिफोर रिएक्शन, दैट इज एक्शन इज द कॉज एंड रिएक्शन इज द इफेक्ट। मतलब मैंने जो ये बताया वो कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज टूक प्लेस ऑन द सेम टाइम। ऐसा नहीं होता कि पहले एक्शन हो गया और फिर रिएक्शन हो गया। क्या लिखा है आगे देखो बुक में, देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड इन द थर्ड लॉ। द फोर्स ऑन ए बाय बी एंड द फोर्स बी बाय ए एक्ट एट द सेम टाइम। एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज सेम टाइम पे ही लगेंगे। थर्ड पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज नॉट ऑन सेम बॉडी। जो मैंने बताया वो कि एक्शन एंड रिएक्शन टेक्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दोनों सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ये वाला रूल लिखा है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, दस इफ वी आर कंसिडरिंग द मोशन ऑफ एनी वन बॉडी, अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी कर रहे हैं तो हमें फोर्स भी कोई भी एक ही कंसीडर करना पड़ेगा। मान लो ए का मोशन हमें स्टडी करना है तो फोर्स भी हम सिर्फ यही वाला कंसीडर करेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी। अगर बी का सिर्फ बी का मोशन स्टडी करना है तो सिर्फ ये वाला फोर्स हम ध्यान में लेंगे। ठीक है, thus if we are considering the motion of any one body A or B, only one of the two forces is relevant. It is an error to add up the two forces and claim that the net force is zero. अगर सिर्फ इसी का मोशन स्टडी करना है और दोनों फोर्स कंसीडर कर देंगे तो दोनों फोर्स का एडिशन तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल इन वैल्यू ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो दोनों का एडिशन तो जीरो हो जाएगा, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया, है ना। पर नेट फोर्स हमें चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ ए की स्टडी करनी है, तो सिर्फ ए पे कितना फोर्स लग रहा है वो देखो। हाउएवर इफ यू आर कंसिडरिंग द सिस्टम ऑफ टू बॉडीज, हाँ अगर आप पूरे सिस्टम की बात कर रहे हो कि भाई मुझे तो पूरे सिस्टम का मोशन स्टडी करना है, हाउएवर इफ यू आर कंसिडरिंग द सिस्टम ऑफ टू बॉडीज एज अ होल, FAB and FBA are internal forces of the system A plus B. They add up to give a null force. अगर पूरे सिस्टम का स्टडी करना है हाँ तो दोनों फोर्स गिनो और वो फोर्सेस ऑलवेज आपको नल वेक्टर मतलब जीरो फोर्स ही देंगे। इंटरनल फोर्सेस इन अ बॉडी और अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल thus कैंसल अवे इन पेयर्स। तो पूरी बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, हर पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगाता ही होता है। ये इस पे यहाँ पे फोर्स लगाएगा तो दूसरा उस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, सो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट ही होते हैं। तो पूरे सिस्टम की बात करो ना तो पूरे सिस्टम के सारे इंटरनल फोर्सेस का एडिशन जीरो ही होता है, लाइक दिस, है ना। ये पेन है ना,
चैप्टर 7 में हम ये पढ़ेंगे कि ये पेन है और पेन के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, बट सारे एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो टोटल फोर्स कितना हो गया? 0। टोटल फोर्स इज 0, तो पेन मोशन नहीं कर रहा। लिखा है इसमें, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट This is an important fact that enables the second law to be applicable to a body or a system of particles. See chapter number 7. ठीक है, चलो। तो जो भी बॉडी होती है ना, उसके इंटरनल फोर्सेस का एडिशन तो 0 ही होता है, पर अगर ये पेन मोशन कर रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा है? एक्सटर्नल, जो मैंने ये अभी उंगली से दिया वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। मोशन के लिए इंटरनल फोर्सेस तो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस का एडिशन 0 हो जाता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बट यहाँ पे हमने जो फोर्स दिया ये, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू ma, क्योंकि ये जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बिग बॉडीज। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स ही एक्सेलरेशन जनरेट करता है बड़ी बॉडीज में, अदरवाइज छोटे छोटे पार्टिकल्स के तो फोर्सेस तो एडिशन 0 हो जाता है ना। इसलिए यहाँ पे लास्ट में लिखा है कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट एनेबल्स द सेकेंड लॉ टू बी एप्लीकेबल टू अ बॉडी। बॉडी के मोशन के लिए F इजिकल टू ma सेकेंड लॉ एप्लीकेबल है, जिसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। तो यहां तक हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना। एंड स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन मैसेज मी इन द मैसेज सेक्शन, है ना। इसको अच्छे से पढ़ना इजी है ना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।